नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आई हूँ शारजा। दुबई तो घूमने के लिए ठीक है, लेकिन अगर घोड़े देखने हैं या घोड़े के रिलेटेड कोई भी इवेंट्स देखने हैं तो शारजा इक्वेस्ट्रियन एंड रेसिंग इक्वेस्ट्रियन क्लब। क्लब यहाँ पे आना ज़रूरी है आपको। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर सुजीत से। वो खुद अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और इस क्लब के बारे में भी बताएंगे। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत भास्कर सूर्यवंशी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मिडिल ईस्ट में 22 साल से काम कर रहा हूँ। मैं शारजा इक्वेस्ट्रियन रेसिंग क्लब 2004 इनके नेशनल डे के दिन यहाँ पर आया और तब से मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ। तो 22 साल के आसपास 22nd ईयर चल रहा है ये मेरा। मैं यहाँ क्लब के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोफाइल घोड़ों के उस समय डेवलपिंग स्टेज में था इस देश में, तो मेरा प्रोफाइल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती गई तो काफ़ी वाइड रहा। तो मैं आज की तारीख में फ्लैट रेसिंग में काम करता हूँ, शो जंपिंग में काम करता हूँ, अरेबियन शो में काम करता हूँ, एंड्योरेंस में काम करता हूँ और इसमें मैं इंटरनेशनल लेवल में ऑफिशियल अलग 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 स्टार लेवल्स में कार्यरत हूँ मैं अभी। कि मैं शारजा इक्वेस्ट्रियन रेसिंग क्लब के बारे में बता रहा था कि ये मिडल ईस्ट की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इक्वाइन एक्टिविटीज़ है। ये 70 साल से भी ज़्यादा पुराना ऑर्गेनाइज्ड क्लब है जो हमारे हिज़ हाइनेस शेख सुल्तान अल कासमी के आशीर्वाद से चलता है। और यहाँ पर शुरू से ही फैसिलिटीज़ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और अलग अलग घोड़े के स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमेशा से ही रही है। जैसे मैं 22 साल से जब से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ तब से और उससे पहले भी यहाँ पर एक ही छत्र छाया के नीचे एक ही क्लब के अंदर फ्लैट रेसिंग भी आपको देखने को मिलती है, जो प्योर अरेबियन घोड़ों का पावर हाउस फ्लैट रेसिंग करके पहले के समय से माना जाता है और कहा जाता है। तो यहाँ पर प्योर अरेबियन घोड़ों की फ्लैट रेसिंग को बहुत ज़्यादा मान्यता है। उसके बाद में शो जंपिंग के हम लोग शुरू से ही काफ़ी पायनियर्स थे और आज हम पूरे मिडल ईस्ट और पूरे वर्ल्ड ओवर में शो जंपिंग के स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक्टिविटी यहाँ पर होती है। यहाँ पर तकरीबन आज की तारीख में 40 देशों से ज़्यादा के लोग अपने घोड़े रखते हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि हर तरह से ड्रेसाज है, शो जंपिंग है, फ्लैट रेसिंग है, नॉर्मल राइडिंग है, ब्यूटी शो है। अरबी घोड़े जो सिर्फ खूबसूरती के शोज़ में, ब्यूटी शोज़ में, जो कि आज की तारीख में काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स होते जा रहा है, उसके लिए रखते हैं यहाँ पर और हमारे अपने भी घोड़े इसमें हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटी, तब से आज तक हम धीरे 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 हम जैसे बढ़ते आए, तो आज की तारीख में हमारे पास में जैसे आप राइट साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एयर कंडीशन बॉक्सेस है। तो हमारे पास में 1000 से ज़्यादा परमानेंट बॉक्सेस है, जिसमें से 900 कम से कम एयर कंडीशनड है, जो सेंट्रल एसी या इंडिविजुअल एसी लगे हुए हैं, और टेम्परेरी बॉक्सेस है जिसमें भी हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस लेकर देखे हैं जहाँ पर हम गए थे कि वहाँ पर भी एयर कंडीशन टेम्परेरी बॉक्सेस भी है। क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते, जैसे अभी अगले हफ्ते में कल से ही 4 दिन का यहाँ पर इवेंट होगा जो शो जंपिंग का होगा, नेशनल और स्पेशल एमिरेट्स कप। उसके बाद में अगले हफ्ते यहाँ पर इंटरनेशनल अरेबियन स्टेट इजिप्शियन का शो है और उसी के साथ में जो यूएई में जो ब्रेड होते हैं घोड़े, जो यूएई ब्रीड, लोकल ब्रीड जो यहाँ पर ब्रीड होके यहाँ पैदा होते हैं, उन घोड़ों का 3 दिन का शो है जिसमें तकरीबन 270 घोड़े उस शो में भी। तो 300 से ऊपर घोड़े इसमें शो करेंगे अगले हफ्ते और जंपिंग में भी करीब 250-300 घोड़े होंगे जो कॉम्पीट करेंगे अभी अगले 4 दिन में। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग तो यहाँ पहली बार जी अरेबियन हॉर्सेस जी देख रहे हैं। जी वीडियोस देखे जी हैं, फोटोज देखे हैं, लेकिन आज रियल में आपके साथ जी ये देख लिए। चल इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अगर जानकारी दे दें। जी। अरेबियन हॉर्सेस ट्रेस बैक होते कई सेंचुरीज बैक। इफ़ यू टॉक अबाउट 1400-1500 ईयर्स बैक ऑल्सो, कि यहाँ पर इस जगह पर
अरेबियन हॉर्सेस। और आज के तारीख में जब आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत जब बढ़ गई मिडिल ईस्ट में, तो इन लोगों को काफ़ी स्केलेटन और बोन स्ट्रक्चर्स ऐसे मिले कि विच ट्रेस बैक्स टू अरेबियन हॉर्सेस, ट्रेस बैक टू दोज एजेस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। ऑर्गेनाइज्ड अरेबियन हॉर्सेस एक्टिविटी यहाँ पर जब से मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ 70s 80s और अर्ली 90s से, तब से ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ फ्लैट रेसिंग में और इवन शो अरेबियन शोज़ में ये वहाँ से हुई, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हिसाब से होती गई है जब तक ये लोग सेंट्रलाइज नहीं हुए। लेकिन व्हेन वी ट्रेस बैक, आज के मॉडर्न समय में भी अगर हम लोग ट्रेस बैक करते हैं तो हम लोग 6 7 8 9 10 जनरेशन्स बैक हम लोग जाते हैं। और हम लोग ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी 70-80 साल से भी अगर शुरू हुई है, जो आप डीएनए वगैरह करते हैं, तो ये कई जनरेशन ट्रेस बैक होके तब से हम लोग डीएनए करते हैं। तो अगर आपको आपके पास में एक अरेबियन घोड़ा है, और आज जैसे मेरे पास अपना एक घोड़ा है, तो उसको मैं जब रजिस्टर करूँगा नेशनल बॉडी से, इंटरनेशनल बॉडी से, तो जस्ट ऐसे रजिस्टर नहीं होता जैसे कई सोसाइटीज़ में होता है, कई जगह होता है। ये सैंपल्स जाते हैं, ये लैब्स में टेस्ट होते हैं, इसमें ये लोग चेक करते हैं कि जो आपने बताया यही मदर है और जो आपने बताया यही फादर है। नॉर्मली पहले के समय में जब एम्ब्रियो ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते थे, तो मदर का प्रॉब्लम नहीं आता था, फादर का 99.9% टाइम फादर का प्रॉब्लम आता था। अगर प्रॉब्लम आता है तो कि भूल गया कोई, या किसी वर्कर ने कर दिया, किसी मैनेजर ने कर दिया, वो कहीं चला गया, उसको नहीं पता है, उसने कहीं याद नहीं रहा, उसने बता दिया, तो सो फॉर दैट दे ट्रेस बैक टू द फादर कि यही माँ है, यही पिता है। जब आपको ट्रेस बैक हो जाएगा यही माँ है, ये पिता है, तो उनके भी माँ पिता का आपके पास में डीएनए का है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा परदादा, उससे आगे के। तो जब आपको जब पासपोर्ट मिलता है, प्योरिटी बरकरार रहती है इसमें। और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि किसी बड़े आदमी ने बोला, किसी ने पैसे खिलाया, किसी ने कुछ खिलाया, क्योंकि वो पेपर पे है। आप उसके बच्चे आगे जाके कहीं जाएंगे, या उसका आप सीमेन ये करोगे, या उसके एम्ब्रियोज आज के तारीख में आप बेचोगे, तो ट्रेस बैक होता है। तो उसमें गलत कुछ होने की संभावना ही नहीं है। ये डीएनए किसी भी इसको इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इंडिजिनस ब्रीड को, हमारे यहाँ भी जैसे मारवाड़ी है, काठियावाड़ी, अभी तो मैंने सुना है कि भारत में भी काफ़ी प्रमाण पे ये हो रहा है। और काफ़ी लोग हमको यहाँ आकर मिलते भी, जो फैसिलिटीज़ देखते हैं, तो कि आगे बढ़ने के लिए भी उनके काफ़ी विचार चल रहा है आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, इंडिया के अंदर तो ब्यूटी शोज या शो हॉर्सेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी बढ़ गया है, बहुत प्रचलन। तो मेरे दर्शकों के लिए थोड़े यहाँ के जो ब्यूटी शोज हैं और अरेबियन घोड़े जो उतारते हैं ये शोज में, उसके बारे में बात करें तो व्हाट आर द जजिंग क्राइटेरियाज? एक तो जब अरबी घोड़े की बात आती है तो ऑफ कोर्स ब्लड लाइन मैटर्स, वो तो हर चीज़ में मैटर करता है। तो हम लोग ज़्यादातर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद में ये स्पोर्ट्स की बहुत अच्छा चार्म ये है कि आपको फ्लैट रेसिंग के लिए 3 साल मिनिमम रुकना पड़ता है, शो जंपिंग के लिए 4 साल मिनिमम आपको रुकना पड़ता है, एंड्योरेंस के लिए 4 से 5 साल आपको रुकना पड़ता है। पर अरबी शो में एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि आप 6 महीने का अगर घोड़ा हो गया तो उसको भी आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो अरेबियन शोज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपको फिर उतना वेटिंग पीरियड या इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स आपके पास अपना घोड़ा ये है, तो एक आपको ये रहता है कि कब ये स्पोर्ट्स में उतरे, कब ये हो। इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं जो 20-20 पॉइंट्स में डिवाइड होकर 100 होता है, और वो 100 को फिर डिफरेंट जजेस के बीच में डिवाइड होता है, तो यू गेट द पॉइंट्स आउट ऑफ 100। कितने जजेस होते हैं? जजेस डिपेंड करता है शोज के ऊपर, बट नॉर्मली हम लोग ऑड नंबर के जजेस रखते हैं, 5 जजेस, 7 जजेस, 9 जजेस, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द शो। शो स्पेशल शोज होते हैं, जैसे अगले हफ्ते में इजिप्शियन जो शो जो हो रहा है वो स्पेशल ओरिजिन शो है, बिकॉज इट इज स्टेट इजिप्शियन ब्लड लाइन्स कमिंग फ्रॉम स्टेट इजिप्शियन हॉर्सेस, ओनली दोज हॉर्सेस। Pure Arabian horses are other than state Egyptian also. It's a big industry, big sports. तो वो जो प्योर अरेबियन घोड़े होते हैं उनके लिए जो यूए ब्रेड जो शोज है, उसमें दुनिया भर के यहाँ पर ब्लड लाइन के पूल है यहाँ पर, तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज में वो डिवाइड होता है। जजेस भी दुनिया भर से आते हैं यहाँ पर, हम लोग यूरोप से, मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, सब जगह से जजेस को बुलाते हैं अलग अलग लेवल के शोज़ के लिए, अलग अलग
कैटेगरीज के शोज़ के लिए। यहाँ पर सी शो होता है, बी शो होता है, ए शो होता है। अच्छा। ए लेवल के, ए इज़ द टॉप मोस्ट, और उससे बड़ा टाइटल शो होता है फिर। तो इसमें 5 क्राइटेरिया है बेसिकली। टाइप ऑफ द हॉर्स, एवरी इंडिविजुअल अरेबियन विल बी ऑफ अ टाइप, सो दैट टाइप, उसको कितना टाइप टू फुल टू द टाइप लगता है, 20 आउट ऑफ 20 लगता है, या 18 लगता है, या 17 ही लगता है। टाइप मतलब यहाँ बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स And the aura, charisma, and everything, how the horse as a body, as a whole looks like. Okay. Horse as a whole. Okay. After that comes the head and the neck. तो अभी आपने भी कई फोटोज या वीडियोस लिए, तो उसमें डिश कितनी है, बिग आईज, कितना शॉर्ट हेड है, जॉ कितना बड़ा है, नेक कितनी तलवार के जैसे धारदार है, कितनी पतली कितनी लंबी है, उसके ऊपर एक क्राइटेरिया टाइप के बाद में हेड एंड नेक हो गया। दूसरा होता है बॉडी की, बॉडी उसकी कंडीशनिंग कैसी है, कैसी दिख रही है, बराबर बटी हुई कि नहीं, क्राइटेरियाज में कैटेगरीज जो ये कन्फर्मेशन का है वो है। तीसरा इसका है लेग्स, तो उसके ऊपर, और फिर देन द मूवमेंट, जो हरकत, जो हमने कुछ वीडियोस लिए उसमें तो मैंने शायद बोलते बोलते बोला भी कि इसका अगर ये शो में ऐसे शो करेगा तो 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा, या तो वो डिपेंड ऑन हाउ ही मूव्स दैट डे, हाउ इज इन द मूड दैट डे, एंड हाउ इज जनरल मूवमेंट इज। तो ये 5 क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर पॉइंटिंग सिस्टम होता है। दे कैन गिव हाफ पॉइंट्स आल्सो, एंड देन दैट 1 जजेस स्कोर कम, ऑल द 7 जजेस स्कोर विल कम। लॉट ऑफ शोज वो रिमूव कर देते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट, तो उसके लिए और फेयरनेस हो जाती है स्कोरिंग पॉइंट में। कभी कभी हो सकता है कोई जज बहुत कम दे दे, कोई जज कभी कभी लगता है कोई बहुत हाई दे दे, या कभी कोई बात हो जाती है ये, तो उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल के फिर एवरेज करते बाकी बचेगा, एंड दैट एवरेज पॉइंट कम्स एज अ टोटल स्कोर फॉर द हॉर्स। यहाँ जैसे इंडिया में क्या होता है कि रिंग होती है एंड ऑल हॉर्सेस आर देयर, द जजेस मूव अराउंड। यहाँ पे क्या सिस्टम है, एक एक प्रेजेंट होता है? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग क्लासेस होती है। जैसे एयरलिंग की मतलब 1 साल के घोड़ों की क्लासेस अलग होगी, जिसमें मिनिमम एज 6 साल होगा और मैक्सिमम 1 साल होगा। फिर 2 से 3 साल की होती है, डिपेंड करता है शोज में एंट्री कैसी होती है उस हिसाब से। 2 साल के, 3 साल के, 4 to 6, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में घोड़े शो करते हैं। इस अलग अलग कैटेगरीज की चैंपियनशिप अलग अलग होती है। जैसे जूनियर ईयरलिंग की अलग चैंपियनशिप होती है, जूनियर फिलिस की और कोल्ट्स की अलग होगी, और फिर सीनियर मेयर्स एंड सीनियर स्टैलियंस की अलग अलग। तो 6 चैंपियनशिप 6 ही होती है। नहीं, लेकिन एक साथ अंदर लाते हैं? एक साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे अभी ईयरलिंग फिलिस का है, तो अगर घोड़े बहुत ज़्यादा हो गए तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होते हैं। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे शो में अभी घोड़े थोड़े ज़्यादा हो गए तो हम लोगों ने उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सो एज एक ग्रुप आएगा, दूसरा एज ग्रुप आएगा, तीसरा ईयरलिंग में अलग अलग एज ग्रुप्स। फिर ये पहले तो सारे इकट्ठा अंदर जाते हैं, 2 राउंड्स अंदर लेते हैं मेन एरिना में, जहाँ पर जजेस बीच में होते हैं, वो देखते हैं, फिर वो अपना पिक करते हैं कि भाई मेरा ये टॉप कैटेगरी में इतने घोड़े आ गए, उसके मीडियम में और लोअर में ही है। उसके बाद में फिर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होता है हर घोड़े का। तो वो एक घोड़ा सिंगल अंदर जाएगा, जजेस उसको जज देखेंगे, अपनी इसमें अपने स्कोर देंगे। वो स्कोर तभी जो घोड़ा शो करने के बाद में है, नाम रिवील नहीं करते घोड़े का और ओनर का नाम रिवील नहीं करते। वो होने के बाद में क्लास में फिर टॉप 3 घोड़े चैंपियनशिप में जाते हैं लास्ट डे, और उसमें फिर चैंपियनशिप में फिर घोड़ा पिक होता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए। तो चैंपियनशिप थोड़ी अलग तरीके से होती है। चैंपियनशिप में हर घोड़ा एक बार जाके एक राउंड लेके वापस आता है, फिर इकट्ठा सब घोड़े जाते हैं चैंपियनशिप में लास्ट डे, और फिर उसमें से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज चैंपियन वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक कैटेगरी आपने बताई कि जिसमें घोड़ा कैसे चलता है। जी, तो जी। एक आज भी मैंने देखा कि एक टिपिकल स्टाइल में अरेबियन हॉर्सेस चलते हैं, तो उसके लिए क्या वो इनब्रेड है चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर ये इनबिल्ट ही होता है घोड़ों में, और ब्रीडिंग और सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होता है कि ये घोड़े का मूवमेंट बहुत अच्छा है तो मैं इस घोड़ी का हेड बहुत अच्छा है, इसके साथ ब्रीड करूँ तो मुझे हो सकता है बच्चा ऐसा मिले कि जिसका हेड बहुत अच्छा हो और जो मूवमेंट भी अच्छी दे दे। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लोग सब ट्राई करते हैं, जैसे हर ब्रीड में होता है, लोग ट्राई करते हैं और उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद में हम लोग इनको बहुत
बचपन से हैंडलिंग करते हैं। जैसे हमने स्पास भी देखा, स्विमिंग पूल भी देखा, तो हम लोग इन सब चीज़ों का भी सहायता लेते हैं, इन सब चीज़ों की भी हेल्प लेते हैं। एंड ऑफ द डे आपको फैरियर का भी है कि बचपन से इनके 6-7 महीने के हो जाते हैं तब से ट्रिमिंग करना है, उनको प्रॉपर शेप देना है। साथ में कई चीज़ें विटामिन्स की हो जाती है, कई चीज़ें मसल बिल्टअप कैसे करना है वो हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री आज के तारीख में मिडिल ईस्ट में बढ़ ही रही है। अगर कुछ ओनर्स कम हुए 5-10% हम देखते हैं कई सालों में, तो इस साल में कम से कम मैंने 25% नए ओनर्स, नया इंटरेस्ट, नए लोगों को भी देखा है कि जो इसमें आ रहे। जो एक समय में था कि लोग जो घोड़ा मिल गया ब्रीड करने के लिए उससे ब्रीड कर देते थे, कुछ नहीं मिला तो घर में ही कोई स्टैलियन है किसी दोस्त के पास है उससे करते थे। आज लोकल लोग जो मुआतन हम लोग कहते हैं, जो गांव के भी लोग हैं, वो भी यहाँ आकर सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, सीमेन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एम्ब्रियोज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो ये सब चीज़ें प्रोफेशनलिज्म, दे डोंट माइंड स्पेंडिंग 10-10 हज़ार डॉलर खर्च कर रहे हैं लोग एक घोड़ी को ब्रीड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस से और स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे लेवल पे जाने से और हुकूमत जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उनका सपोर्ट बहुत हाई लेवल पे है इस स्पोर्ट्स के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग खुलकर भी और भी अच्छे अपने आप को सुधारते इसमें, घोड़ियों में, ब्रीडिंग में, ब्लड लाइन में, बच्चों में। तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है आपके शोज़ में भी फिर आगे चल के। नॉर्मली जो बहुत बड़ा लेवल का ए लेवल जो आप बोल रहे हो, ऑन एन एवरेज कितनी एंट्रीज होती है? इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है और प्राइज मनी के ऊपर डिपेंड भी काफ़ी करता है, पर मिनिमम बड़े से बड़े शो में मिनिमम 200 घोड़े तो कम से कम आते हैं और ये दुनिया भर से आते हैं। सर समझ लीजिए कि टाई हो गया, स्कोर सेम आ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं? आज के तारीख में द लेवल ऑफ कंपटीशन जिस हिसाब से ये हो गया है और जिस हिसाब से प्रेशर है सबके इस पे, ये इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं कि जिसमें टाई बोलते हैं हम लोग, सेम स्कोर होता है। तो जब टाई होता है तो हम लोग टाइप देखते हैं, टाइप दोनों घोड़ों का क्या है। सबसे पहले टाइप अगर अलग अलग है तो जिस घोड़े का ज़्यादा टाइप है वो घोड़ा ऊपर आता है दूसरे घोड़े से। अगर टाइप भी सेम है तो फिर मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट भी अगर सेम है, कई बार ऐसे भी होता है कि फुल टाई हो जाती है कि टोटल स्कोर, टाइप, मूवमेंट सब एक सेम है। तो हम लोग जो डीसीज होते हैं, हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं, हम लोग गवर्न है यूरोपियन कॉन्फ्रेंस के अंडर में हम लोग आते हैं। मैं बीडीसी हूँ, एक के लिए प्रयत्नशील हूँ अभी। तो फिर हम लोग डीसीज बैलेट से एक जज उठाते हैं जो उस क्लास को जज कर रहे हैं। उन जजों में से कई बार एक जज रिजर्व में रहता है हमारा, तो वो जज उसमें नहीं होता। तो वो जज को हम बैलेट से उठाते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन उसमें हम लोग एज अ डीसी हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। सो उसमें कोई घपला या कुछ होने की कोई ये नहीं होती है। वो एक जज को हम उठाते हैं, फिर उस जज का हम स्कोर देखते हैं। मान लीजिए उस जज का स्कोर भी सेम रहा उन दोनों घोड़ों के लिए, तो फिर हम दोनों घोड़ों को रिंग में बुलाते हैं, उस जज को बुलाते हैं जो बैलेट से सिलेक्ट हुआ, और फिर वो जज बताता है कि कौन सा घोड़ा उसको दो में से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो घोड़ा फिर ऊपर आएगा। ओके। हाँ, कई बार चैंपियनशिप में तो टाई होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई कुछ हुआ तो यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसमें भी। इंडिया में जैसे फेस ऑफ करते हैं जी, तो यहाँ भी क्या ऐसा फेस ऑफ करते हैं, पर उसी सिचुएशन में करते हैं जैसे मैंने आपको बोला कि सारा स्कोर रहा तो वो एक सिर्फ जज आएगा जो बैलेट से सिलेक्ट हुआ है। सो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, और वो जज के सामने दोनों घोड़े लेके आएंगे, तो जज देखेगा कि भाई मुझे कौन सा किस हिसाब से ठीक लग रहा है, ये लग रहा है, फिर वो अपना ये करके, और सब ऑफिशियल रहता है। वो उस घोड़े के सामने लिखेगा, नंबर लिखेगा, उसमें साइन करेगा, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास सब रहता। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल लेवल में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैटर ऑफ माइक्रो पॉइंट्स का भी आता है इसमें। तो ये सब के सॉफ्टवेयर है, सब ये है, सब ट्रांसपेरेंसी विद इन सेकेंड्स। आईपैड सिस्टम यूज़ होता है आजकल स्कोरिंग में, ये तुरंत वो लॉक भी हो जाता है, तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ है कि कोई उसको हैक भी नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत एडवांस्ड लेवल में अभी आ गई है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत हाई लेवल का हो गया है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में कुछ गुंजाइश नहीं बचती है कि कोई उसमें
कोई गड़बड़ नाराज करे। भी नहीं होगा, कोई नाराज भी कोई क्वेश्चन भी नहीं होता। करेगा कोई। नाराजी तो देखिए हर जगह रहेगी, अच्छा, होती है थोड़ी इधर बहुत भी? ये रहेगी, क्योंकि देखिए ये घोड़े मैं आयरलैंड में था तो वहाँ पे कहावत थी कि यू कैन इंसल्ट अ मैन्स वाइफ बट नॉट हिज हॉर्स। तो ये स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा ये ले चुका है, पर्सनल पजेसिवनेस इतना ले चुका है कि अपने बच्चे जैसा, अपने फैमिली मेम्बर जैसा ये लोग ट्रीट करते हैं अरब्स अपने घोड़ों को। और इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी। तो हर किसी को ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छा सबसे है अच्छा है। और सबसे टॉप पे आना चाहिए, और एफर्ट्स भी करते हैं। और ये एक छोटी इंडस्ट्री नहीं रही है अभी, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि कुछ हैंडलर्स वर्ल्ड से जो टॉप क्लास आते हैं वो एक घोड़ा शो करने के लिए 5-5 हज़ार दिरहम, मतलब आज की तारीख में 1.25 लाख रुपया तक एक घोड़ा शो करने के लिए 2 मिनट का लेते हैं। सिर्फ हैंडलिंग के लिए। सिर्फ शो करने के लिए 2 मिनट का शो करने के लिए। सो ये इंडस्ट्री इतनी अधिक आगे बढ़ चुकी है ये, और खुशी खुशी से लोग इसको ये करते हैं। और आप आएंगे अभी, आप आगे तो शो के समय ही आपको चैंपियनशिप के दिन बुलाएंगे, जिस दिन की आप कुछ क्लासेस भी आप कवर कर लें और आप चैंपियनशिप भी देख लें। तो वो जो एक ये होगा तो आपके व्यूवर्स के लिए वो तो एक आउट ऑफ द वे एक्सपीरियंस तो होगा। ज़रूर कवर करेंगे। जी जी जी। दूसरे भाग में आपको दिखाऊंगी हॉर्स स्विमिंग पूल, इक्वाइन स्पा, सी वॉकर और लेज़र लाइट थेरेपी जैसी अद्भुत सुविधाएं जो यहाँ के अरेबियन घोड़ों के लिए बनाए गए हैं। और एक बार फिर बात करेंगे डॉक्टर सुजीत से अरेबियन हॉर्सेस के फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।